तो बच्चों 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के क्रम में आज का जो पहला प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न आपके पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से है। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 1 शॉट का मैराथन क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस चैप्टर के अंदर ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एक साल आपके बोर्ड पेपर सेट में मिलता है। तो बच्चों इस चैप्टर में आने वाले सभी के सभी डेरिवेशंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं उन सभी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड हो चुका है, वो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो अलग से कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों आज हम क्या बताते हैं, इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, मात्रक व बीमा भी लिखिए। ठीक है, फिर कहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश, ठीक है, पर लगने वाला बल, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा F/Q। क्या परिभाषा लिखेंगे, हम परिभाषा लिख देंगे, परिभाषा लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा E बराबर F/Q या आप Q0 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो फार्मूला आपको पता चल गया तो आप इसका मात्रक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा, देखिए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा बल F का मात्रक बटे आवेश Q का मात्रक। तो बच्चों बल F का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन। F का मात्रक क्या है, न्यूटन। और आवेश का मात्रक बच्चों क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक आपका होता है कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और फार्मूला होता है E बराबर बच्चों होता है V/D। ठीक है, संधारित्र वाले चैप्टर में आप जब जाएंगे तो संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं, उन दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला विभवांतर V तथा उन प्लेटों के बीच की दूरी D। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा, V क्या है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज का बच्चों मात्रक होगा वोल्ट। ठीक है, और D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो आप ये दोनों मात्रक ध्यान में रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम और वोल्ट बटे मीटर। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम, वोल्ट बटे मीटर। तो बच्चों एक बात और हम आपको बता दें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपकी सदिश राशि है, सदिश
राशि है। मात्रक क्या हो गया, वोल्ट बटे मीटर और न्यूटन बटे कूलाम। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F बटे Q, न्यूटन बटे कूलाम सदिश राशि है और वोल्ट बटे मीटर। अब बात करते हैं कि इसका बीमीय सूत्र आप कैसे निकालोगे। बीमा, तो बीमा न्यूटन, बल का मात्रक है न्यूटन ना, तो बल की बीमा क्या होती है बच्चों, बल का बीमा आपका होता है ml T पे -2, और ये क्या है, कूलाम, आवेश का मात्रक है, तो आवेश का बीमा आपका होता है AT। ठीक, अब देखो, तो आप इसे लिख दोगे ml T पे -2, ये T बच्चों जब ऊपर जाएगा तो T पे -1 हो जाएगा, A आपका ऊपर जाएगा तो A पे -1 हो जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं ml -2 -1 बच्चों हो जाएगा T पे -3 और A पे -1, तो ये हो गई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। तो बच्चों आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। यदि आपसे किसी भी भौतिक राशि की परिभाषा पूछता है तो आप परिभाषा के साथ साथ उसका मात्रक बीमा भी लिख दीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको पता है कि वो भौतिक राशि कौन सी राशि है तो उसको भी आप लिख देंगे। क्लियर। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको इस प्रश्न का दूसरा पोर्शन बताते हैं, ठीक है। बच्चों फिजिक्स में लगभग ऐसा होता है कि हर एक प्रश्न में आपको कम से कम 2 प्रश्न पूछता है, 2 लघुत्तरी प्रश्न मिलाकर के एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब आप ध्यान रखना, मान लेंगे कि माना बिंदु O पर +Q आवेश है, ठीक है, और बिंदु O से बच्चों R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि बिंदु P पर धनात्मक परीक्षण आवेश, बिंदु P पर धनात्मक परीक्षण आवेश आपका क्या है, Q0 है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, तो क्या लिखेंगे कि माना ध्यान देना, अभी हम आपको इसको चुटकियों में समझा देंगे। माना बिंदु O पर आवेश Q है तथा Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है, यहाँ इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या हो गया कि माना बिंदु O पर आवेश Q है और Q से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, तो बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसमें बच्चों E बराबर हो जाएगा F बटे Q0, मतलब यदि हम F का मान निकाल लेते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो F क्या है, इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल है। तो बच्चों 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो किस नियम से निकालते हैं, 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उसे हम कूलाम के नियम से निकालते हैं, ठीक है। ये दोनों धनात्मक आवेश है, इसलिए इस पर जो बल लगेगा बच्चों, प्रतिकर्षण बल लगेगा F। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले कि +Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, +Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा कूलाम के नियम से लगेगा। कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम आपको पता होगा कि Q1 Q2/r², ठीक है। Q1 है आपका पहला आवेश, Q2 है आपका दूसरा आवेश, तो ये हो जाएगा K और Q1 की जगह आप लिख देंगे Q
और Q2 की जगह बच्चों लिख देंगे Q0। R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R। तो ये आपका हो जाएगा R²। ठीक है, अब आप क्या लिख दोगे? अब लिख दोगे अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, बहुत इजी प्रश्न है। किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपका होगा E बराबर F/Q0। तो बच्चों क्या करेंगे हम? E बराबर F का मान क्या है? कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल यह आपका निकला है। क्या निकला है? Q0 अपान R² होल अपान क्या है नीचे? Q0। अब ध्यान देना, अब आप इसे क्या कर सकते हो कि Q0 बच्चों ये R² है ना, ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा R² Q0। तो Q0 से Q0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो E बराबर निकल के आ गया कि Q/R न्यूटन बटे कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है? न्यूटन बटे कूलाम। अब आप ध्यान दो, K क्या है? K आपका है बल नियतांक, कूलाम बल नियतांक। कूलाम बल नियतांक का जो मान होता है वो E बराबर होता है 1/4πε0 Q बटे क्या हो जाएगा? R² न्यूटन बटे कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों व्यंजक हो गया 1/4πε0 Q बटे R²। ε0 क्या है आपका? इसको हम ε0 पढ़ते हैं। क्या है ये? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर? तो बच्चों यदि ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया है तो एक कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम आपको एक ऐसा प्रश्न बताने जा रहे हैं। इस प्रश्न की आपके बोर्ड पेपर सेट में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। क्या बता दें आपको? वैद्युत द्विध्रुव, पिछले कई वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव का डिस्कस हम कर चुके हैं, फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आपका एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या है वैद्युत द्विध्रुव? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आपका एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर, ये दोनों बराबर है, किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, एक ऋणावेश और एक धनावेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो बच्चों ये जो अल्प दूरी होती है ये आपकी 2l होती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, ये आपका होता है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु, और ये आपका यल है और ये आपका क्या हो जाएगा? यल। ठीक, अब दिया है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव निकाय से, ये वैद्युत द्विध्रुव का निकाय है, एक सिस्टम है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश, कोई एक, क्योंकि दोनों आवेश क्या है? बराबर है, विपरीत प्रकार के हैं बट क्या है? बराबर है। वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कोई एक आवेश Q तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी आप बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश
ठीक, तथा इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या है, 2l है, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश q, ठीक, कोई एक आवेश q तथा इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है। अब हम आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो हो जाएगा कूलाम, है ना, आवेश है ना, आवेश का मात्रक बच्चों क्या होता है, कूलाम। ठीक है, 2l क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक बच्चों होता है मीटर। अब आप इसकी बीमा निकाल लो। यदि आप इसकी बीमा निकालते हो तो कूलाम का बच्चों बीमा होता है 80 और मीटर का बीमा होता है L। ठीक है, तो इसकी बीमा हो जाएगी LTA। अब बात आती है कि द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है। तो बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो आपका सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। एक बात और आती है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है। तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की -q से +q की ओर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप समझ गए होंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश, ठीक है, q तथा इन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है कूलाम मीटर है, बीमा है बच्चों LTA, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपकी सदिश राशि होती है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है -q से +q की ओर होती है। तो बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हम आपको एक बात बता दें कि मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस पर कोई आवेश है, प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, इस बिंदु आवेश से r दूरी पर यदि स्थित कोई बिंदु है, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो आपका होता है kq/r²। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा यदि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र नहीं पता होगा। और कैसे नहीं पता होगा, इसके पहले ही क्वेश्चन में तो हम आपको बताए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, मात्रक क्या है, बीमा क्या है। तो हमको क्या करना है इस प्रश्न में कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा क्या होती है। तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव में दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षीय रेखा कहते हैं। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षीय रेखा कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, तो ये आपका द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो बच्चों, ये मान लीजिए द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये दूरी आपकी यल है और ये दूरी भी क्या है बच्चों, यल है। तो द्विध्रुव की अक्षीय रेखा क्या है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा उसकी अक्षीय रेखा कहलाती है। तो बच्चों, द्विध्रुव के अक्ष पर, ठीक है, एक बिंदु आपका क्या है, P है। कहाँ से, द्विध्रुव से r दूरी पर, द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित हमारा एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों, द्विध्रुव से जो भी हम दूरी नापते हैं वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक, अब देखो, तो यहाँ बच्चों हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, अभी हम आपको एक फार्मूला बताए थे, ये +q आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर या कोई भी बिंदु हो, वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो आपका होता है kq/r²। ठीक, अब ध्यान दो, तो यहाँ हमें क्या करना है, द्विध्रुव के कारण, और द्विध्रुव में दो आवेश हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों के कारण अलग अलग हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम निकालेंगे।
कैसे निकालेंगे इसे आप ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा बिंदु P से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ध्यान रखना। प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो प्लस आवेश से दूर होता है, मीन्स उससे बाहर की ओर होती है। और माइनस आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, अब देखो द्विध्रुव को मान लो कि ये आपका बिंदु A है और ये आपका क्या है, बिंदु B है। ठीक, इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो बच्चों हो जाएगा आपका E2। अब ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, अब बात करते हैं कि प्लस क्यू के कारण जो यहाँ तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा किधर है, बाहर की ओर है, मतलब B से P की दिशा में। ठीक है, अब माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है बिंदु P पे उसकी दिशा अंदर की तरफ है, मतलब P से A की तरफ है। हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता BP दिशा में निकाल रहे हैं, इसलिए बच्चों बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगा वो E बराबर होगा E1 माइनस E2। हमें यही निकालना है कि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी तीव्रता है वो क्या है, E1 माइनस E2। मतलब हमें E1 निकालना है, तो प्लस क्यू के कारण E1 निकलेगा और माइनस क्यू के कारण बच्चों क्या निकलेगा, E2 निकलेगा। क्लियर। तो अब हम लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान देना, तो बच्चों प्लस क्यू के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपका होगा E1 बराबर के क्यू बटे होता है बच्चों R स्क्वायर। ठीक है, R क्या है, उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां हम तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी, ध्यान देना यहां से यहां तक की दूरी बच्चों R है और ये दूरी क्या है, L है। तो R में से यदि हम L माइनस करते हैं तो ये दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लस क्यू से P तक की जो दूरी होगी वो आपका होगा R माइनस L। क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। दिशा किधर है बच्चों, B से P दिशा में। आप यहाँ लिख देना BP दिशा में, किधर, BP दिशा में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगा E2 बराबर के क्यू। अब ध्यान दो, फिर प्रॉब्लम आती है कि माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी क्या है। देखो ये दूरी है बच्चों L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R। ये L है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, R। तो माइनस क्यू से P तक की दूरी आपकी हो जाएगी R प्लस L। क्या होगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। बच्चों इसकी दिशा किधर है, माइनस ऋणावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो ऋणावेश की ओर होती है, मतलब P से A की तरफ होगी, PA दिशा में। किस दिशा में, PA दिशा में। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम बड़े आराम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। परिणामी तीव्रता किस पर, बिंदु P पर। हम लिख देंगे चूंकि E1 ग्रेटर देन E2। ठीक है, फिर लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, क्या लिख देंगे, परिणामी तीव्रता। बिंदु P पर बच्चों क्या लिखेंगे, परिणामी तीव्रता। E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, ध्यान।
तो बच्चों बहुत ही आसानी से मैं ये डेरिवेशन बताऊंगा और उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। यदि बच्चों अब तक बताए गए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो E1 का मान है आपका कि Q अपान ये है आपका R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। E2 का मान है आपका कि Q R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देना, अब यहाँ कैलकुलेशन मेन है, तो E बराबर KQ आप कॉमन ले लो। KQ यदि आपका कॉमन होता है तो यहाँ बचेगा 1 R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान देना, अब आप एक लाइन और बढ़ा लो KQ R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर LCM ले लो, तो यहाँ आपका हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपका R माइनस L के होल स्क्वायर से R माइनस L का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, क्लियर। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, लिख देंगे E बराबर कि Q A प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसे आप लिख दो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा बच्चों A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB होल अपान। देखिए R माइनस L R प्लस L दोनों पर स्क्वायर है, इसको बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो E बराबर हो जाएगा कि Q R का स्क्वायर L का स्क्वायर 2RL, ब्रैकेट के पहले माइनस है, माइनस आप ओपन कर दो, तो ये आपका हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर प्लस 2RL। तो ब्रैकेट बच्चों ब्रैकेट के पहले यदि माइनस होता है तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब देखिए A माइनस बी इंटू A प्लस बी, इसे आप लिख सकते हो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, फार्मूला आपको पता है ना, है। अब देखो अब ये हो गया E बराबर कि Q R स्क्वायर से बच्चों R स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस L स्क्वायर से माइनस L स्क्वायर कैंसिल, 2RL और 2RL मिलके हो गया 4RL अपान ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा कलाकारी करेंगे, क्या करेंगे, E बराबर हो जाएगा K, इसे आप लिख देंगे Q इंटू 2L इंटू 2R। देखो कैसे, 2 का 2 में गुणा करोगे 4 आएगा, R यहाँ पे है बच्चों तो R हो गया, और ये क्या है L, 4RL हो गया ना। तो इसी को हम थोड़ा सा तोड़ दिए, Q इंटू 2L इंटू 2R लिख दिए, अपान हो गया बच्चों R का स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो Q इंटू 2L क्या है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P बराबर वो होता है Q इंटू 2L। क्यों, अभी हम आपको फार्मूला बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश Q तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख देंगे कि E बराबर कि Q इंटू 2L की जगह लिख देंगे P 2R अपान हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इसे लिख सकते हो कि 2PR अपान R का स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यदि बच्चों इसके आगे हम बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे कि यदि L का मान क्या हो, छोटा हो, L का मान क्या हो, छोटा हो R से, L का मान यदि R से बहुत छोटा होगा तो L स्क्वायर बच्चों हो जाएगा नगण्य, क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा।
तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा K 2PR अपान L स्क्वायर आपका नगण्य हो गया, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा R पे 4, ठीक। तो एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका निकल के आ गया K इंटू 2P अपान R³ न्यूटन बटे कूलाम। तो ये बच्चों हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल व्यंजक, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्लियर है? उम्मीद है बच्चों ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि थोड़ा भी दिक्कत रहा होगा तो आप इसे एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों इस प्रश्न की आपके इस बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको एक ऐसा प्रश्न बताने जा रहे हैं जो प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में बार बार पूछता है। बच्चों ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, ये छोटा सा प्रश्न है। कभी कभी आपके बोर्ड पेपर सेट में 2 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी क्या ये अक्सर ही पूछता है। ठीक है, इसे भी आप अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है ना, बड़े बड़े डेरिवेशन के बीच बीच में कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चंस भी हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है प्रश्न कि MKS पद्धति में निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बीमा लिखिए तथा एप्सिलॉन 0 का मान भी बताइए। बच्चों ये एप्सिलॉन 0 को ही हम निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। अब हम आपको बता दें कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कैसे निकालेंगे, बीमा कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो तो हम लिखेंगे कूलाम के नियम से। क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम बच्चों क्या कहता है? F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, जो कूलाम का नियम क्या कहता है? किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणुपाती होता है। मतलब 2 आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणुपाती होता है तथा इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमणुपाती होता है। और जब हम इन दोनों संबंधों को मिलाते हैं तो आपका होता है F अनुक्रमणुपाती Q1 Q2 अपान R²। और जैसे ही हम अनुक्रमणुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 अपान R²। अब बच्चों K को हम बोलते हैं कूलाम बल नियतांक। क्या बोलते हैं? कूलाम बल नियतांक। और कूलाम बल नियतांक का जो मान होता है वो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। ठीक है, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। तो कूलाम के नियम से हम लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के क्या है? कूलाम बल नियतांक है, और कूलाम बल नियतांक का मान बच्चों होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये आपका हो जाएगा Q1 Q2 अपान R²। हमें क्या करना है? हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का मात्रक एवं बीमा। अब ध्यान दो आप कैसे निकालोगे। तो एप्सिलॉन 0 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये बच्चों हो जाएगा एप्सिलॉन बटे 1/4। F आपका यहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन किधर करो, F को इधर करो, F हो गया। और ये हो गया Q1 Q2 अपन क्या हो गया R²। ठीक, अब आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालो। एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालो? मात्रक निकालो। तो बच्चों Q1 क्या है? आवेश है, Q2 भी आवेश है। ठीक है, तो आवेश और आवेश मीन्स कूलाम गुणे कूलाम, मतलब ये हो जाएगा कूलाम का होल स्क्वायर। क्यों? कूलाम का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बट 2 बार आवेश है ना, तो एक आवेश का मात्रक कूलाम, दूसरे आवेश का मात्रक कूलाम, दोनों का गुणा करोगे कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। और 4 पाई का बच्चों मात्रक होता नहीं है। बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। बल का क्या मात्रक होता है? न्यूटन। आर क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो मात्रक होगा वो आपका होगा मीटर। तो बच्चों R² यदि हो जाएगा मीटर स्क्वायर।
ठीक है, मात्रक क्या हो गया आपका, या इसे ऐसे लिख सकते हो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। अब ध्यान देना, मात्रक क्या निकला, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम बच्चों किसका मात्रक है, आवेश का, और आवेश का बीमा होता है AT, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। ठीक है, नीचे बच्चों क्या है, न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल का बीमा होता है mL/T पे -2। ठीक है, और मीटर का बच्चों बीमा होता है L, स्क्वायर है तो L का स्क्वायर लिख दो, मीटर स्क्वायर है ना। अब आप क्या करो, ये हो जाएगा A का स्क्वायर T का स्क्वायर, ठीक है, बटे नीचे हो गया m, L स्क्वायर और L मिल के बच्चों हो गया L पे 3, ठीक है, और यहाँ हो गया T पे -2। अब आप क्या कर सकते हो, m को आप ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा m पे -1, L पे 3 को ऊपर ले जाओ तो L पे हो जाएगा बच्चों -3, T पे -2 को ऊपर ले जाओ तो T पे +2 हो गया, ऊपर आपका T पे 2 दिया ही है, और यहाँ हो जाएगा A का स्क्वायर। अब आप ध्यान दो, इसे आप लिख सकते हो m पे -1, L पे -2, L पे -3 सॉरी, T पे 2 और T पे 2 मिलकर हो गया T पे 4, और ये आपका हो गया A का स्क्वायर। क्लियर है, तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी निकल गई। यदि आपसे कहे कि निर्वात की विद्युतशीलता के मात्रक को मूल मात्रक के पदों में बदलिए, तो किसी भी भौतिक राशि का यदि ऐसे पूछता है कि उसके मात्रक को मूल मात्रक के पदों में बदलिए, तो क्या करना, आप पहले उसकी बीमा निकाल लेना, और बीमा निकालने के बाद उनके मात्रकों को मूल मात्रक के पदों में बदलना बहुत आसान हो जाता है। देखिए कैसे, तो बच्चों बीमा निकल के आया है m पे -1, L पे -3, T पे 4, A का स्क्वायर। यम क्या है बच्चों, द्रव्यमान के लिए यूज होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, मूल मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, किलोग्राम पे -1। यल लंबाई के लिए यूज होता है, तो ये आपका हो जाएगा मीटर पे -3। टी बच्चों क्या है, समय के लिए यूज होता है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड पे 4। ए क्या है, धारा के लिए यूज होता है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों एम्पियर का होल स्क्वायर। तो मूल मात्रक हो गया किलोग्राम पे -1, मीटर पे -3, सेकेंड पे 4 और एम्पियर का स्क्वायर। क्लियर। अब लास्ट में आपसे पूछा है कि एप्सिलॉन 0 का मान भी बताइए। तो बच्चों एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आप अच्छे से सीख लीजिएगा, ये आपके बोर्ड पेपर सेट में हर एक साल लगभग पूछ ही देता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये भी प्रश्न आपका वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों दूसरे प्रश्न में हम आपको बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो बच्चों हम आपको बता दें सबसे पहले कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है वो आपका होता है KQ/R। ठीक, तो प्रश्न में पहले क्या कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। आपको दूसरे प्रश्न में वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों आप दूसरा प्रश्न नहीं देखे हैं इसी वीडियो में, ठीक है, तो आप दूसरा प्रश्न एक बार देख लीजिए, फिर आप चौथा प्रश्न देखिए, फटाफट आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है हम डायरेक्ट वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना, वैसे आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश Q तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है बच्चों कूलाम मीटर।
बात समझ में आया। उसकी विमा होती है LTA और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या है, सदिश राशि है और इसकी दिशा -q से +q आवेश की ओर होती है। क्लियर। अब हम आपको बताते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, अब देखिए, तो ये है बच्चों क्या, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव ये आपका -q और यहाँ है बच्चों क्या, +q। वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, O। तो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है वो आपकी द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इसके अक्ष पर द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव निकालना है। जहां हमें क्या निकालना है बच्चों, वैद्युत विभव निकालना है। यहां से इसकी दूरी क्या है, r है। ठीक, और ये दूरी बच्चों है L, मीन्स O से +q की दूरी क्या होती है L और O से -q की दूरी होती है बच्चों क्या, L। अब ध्यान दो, तो वैद्युत विभव कौन सी राशि है, तो बच्चों वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। मान लीजिए यहाँ पे इस बिंदु पर हमको विभव निकालना है, तो वैद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु आवेश हैं, एक +q है और ये बच्चों क्या है, -q है। तो इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर हम विभव निकालेंगे। मान लीजिए कि +q के कारण जो विभव निकलता है वो V1 है और -q के कारण जो विभव निकलता है वो बच्चों क्या है, V2 है। तो वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर जो वैद्युत विभव का परिणामी होगा वो दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिएगा, इतनी बात हम लिख देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि +q के कारण बिंदु P पर विभव, +q के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों V1। फार्मूला क्या होता है, अभी हम आपको बताएं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न जो विभव होता है वो होता है KQ/R। क्लियर। अब देखिए, तो V1 बराबर हो जाएगा कि Q, +q आवेश है तो +q, R क्या होता है बच्चों, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां हमें विभव निकालना है। इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी क्या होगी, ये आप देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ये आपका L है, ये बच्चों हो जाएगा r - L। ठीक है, जैसा कि दूसरे प्रश्न में था। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों r - L। वहाँ पे हम दिशा भी निकाले थे, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और यहाँ दिशा नहीं पता होगा क्योंकि वैद्युत विभव क्या है बच्चों, अदिश राशि है। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और सदिश में क्या होता है बच्चों, परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब आप ध्यान दो, तो अब लिखेंगे हम -q के कारण बिंदु P पर विभव। तो -q के कारण जो बिंदु P पर विभव निकालेंगे वो आपका होगा V2 बराबर K, और यहाँ लिख देंगे बच्चों -q। ठीक है, -q के कारण जो बिंदु P पर जो विभव हो गया K -q/R। तो बच्चों -q से P तक की दूरी क्या है, ये दूरी आपका L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R। तो ये दूरी बच्चों हो जाएगा R + L। ठीक, तो अब हम लिखेंगे, चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, V बराबर जो होगा बच्चों V1 + V2 होगा। दोनों आवेशों के कारण उस बिंदु पर जो उत्पन्न विभव है V1 और V2 उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो V बराबर हो जाएगा बच्चों, V1 का मान है KQ अपान हो जाएगा R - L और V2 बराबर हो जाएगा K - Q/R + L। अब हम क्या करेंगे,
भी बराबर हो जाएगा के क्यू अपान आर माइनस एल, प्लस का बच्चों माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस के क्यू अपान आर प्लस एल। अब हम क्या कर देंगे, आर माइनस एल और आर प्लस एल, ठीक है। देखिए के क्यू आप कॉमन ले लो, सबसे पहले आप क्या करो, के क्यू कॉमन ले लो, तो ये आपका हो जाएगा आर माइनस एल प्लस 1/आर प्लस एल, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि क्यू आर माइनस एल और आर प्लस एल को आप कॉमन एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल इंटू हो जाएगा आर प्लस एल, तो आर माइनस एल से आर माइनस एल कैंसिल, आर प्लस एल बच गया, तो यहाँ आप लिख देना आर प्लस एल। क्लियर। अब आप ध्यान दो, ये यहाँ गलती हो गई, ये माइनस है ना, यहाँ आप लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब देखिए आर प्लस एल से आर प्लस एल कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस आर माइनस एल। क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो भी बराबर हो जाएगा बच्चों के क्यू आर प्लस एल, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये आपका हो जाएगा माइनस आर और प्लस हो जाएगा एल। क्लियर। अब देखो, तो ये हो गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस आर से माइनस आर बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और भी बराबर हो जाएगा के क्यू और यल मिल के हो गया 2l बटे हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हो, भी बराबर लिख देना के क्यू इंटू हो जाएगा 2l अपान हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर। तो q इंटू 2l क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय से कोई एक आवेश q तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो q इंटू 2l की जगह आप p लिख सकते हो, अपान हो जाएगा r स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो कि जहाँ p बराबर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और p बराबर होता है q इंटू 2l। क्लियर। अब देखो, अब लिख देना कि यदि यल का मान क्या हो, r से बहुत छोटा हो, r से क्या हो, बहुत छोटा हो, मतलब r का मान क्या हो, यल से बहुत बड़ा हो, तो यल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, यल स्क्वायर आपका हो जाएगा नगण्य। तब आपका बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत विभव होगा V बराबर हो जाएगा के P अपान आर स्क्वायर, P अपान आर स्क्वायर वोल्ट, ठीक है। V बराबर के P अपान आर स्क्वायर वोल्ट। क्लियर। K क्या है, कूलाम बल नियतांक है, और कूलाम बल नियतांक का बच्चों मान होता है 1/4πε0 P अपान आर स्क्वायर वोल्ट। क्लियर है। तो बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया समझ में। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है, अब तक जितने भी प्रश्न हम आपको सिखाए, यदि उस प्रश्न से आप थोड़ा बहुत भी सीख पाए हों तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि आपको क्या सीखने को मिला, ठीक है ना।